हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सल्तनत काल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यानी कि सल्तनत काल के विविध में से देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब जी का जन्म जो है अकबर मक्का में 570 ईस्वी हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला जो अब्दुल मुत्तालिब के पुत्र थे, कुरैशी कबीले के थे। मोहम्मद साहब के जन्म के से पहले ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उनके दादा अब्दुल मुत्तालिब ने उनका पालन-पोषण किया। खजीदा खादीजा नामक एक विधवा से उन्होंने विवाह किया। मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में मक्का की हीरा नामक गुफा में ईश्वर का सर्वप्रथम क्या मिलता है? संदेश मिलता है। अल्लाह के अब ये संदेश क्या था? अल्लाह के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। मोहम्मद इसका पैगंबर है। मोहम्मद साहब ने पहला उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया, जो उनकी पहली शिष्या बनी। इस्लाम के प्रचार के बाद 62 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत पर तुर्की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? तो आंसर हमारा एम हबीब का हो जाएगा। तुर्क आक्रमण से पूर्व भारतीय राजा गाँवों में अपनी प्रजा के मध्य रहते थे, किंतु तुर्कों ने नगरीय सभ्यता को बढ़ा दिया। मोहम्मद बिन हबीब का कथन है कि तुर्कों के आगमन से भारत में नगरीय क्रांति आई, जिससे नए नगरों का उदय हुआ और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो आंसर हो जाएगा तुर्क थे। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क थे। सुल्तान इल्तुतमिश ने 40 तुर्की अमीरों का दल जो है गठित किया था, जिससे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। लोदियों को छोड़कर सल्तनत काल के शेष सुल्तान तुर्क ही थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है? तो ये हो जाएगा मुल्तान। मुल्तान सही आंसर है। आगे देखते हैं, योगिनीपुर किसका प्राचीनतम नाम है? तो आंसर दिल्ली का। योगिनीपुर दिल्ली का पुराना नाम है। इल्तुतमिश को कुछ स्रोतों में योगिनीपुर का शासक कहा गया है। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग एवं वाराणसी का नाम जो है काशी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू यानी कि कैप्टन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है? तो आंसर अल बरूनी हो जाएगा। अल बरूनी ने पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू कैप्टन के बीच जो है व्यापार का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन, जिन यात्रियों के पधारने का मतलब कौन से यात्री सबसे पहले आए हैं, वो एक क्रम में रखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अल बरूनी होगा, उसके बाद जो है इब्न बतूता होगा, फिर होगा ट्रेवेरियन और मनूची। इन सब के बारे में डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ 1024 में सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अरबी यात्री था। विभिन्न देशों की यात्रा के पश्चात 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और दिल्ली का काजी भी नियुक्त हुआ था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको करवाया था? इब्न बतूता को काजी भी नियुक्त करवाया था। यह तुगलक के दरबार में करीब 8 साल तक रहा और 1345 में यह पुनः मोरक्को वापस लौट गया। ट्रेवेरियन ने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में कुल मिलाकर
1638 ईस्वी से लेके 1663 के बीच यानी कि 6 बार भारत की यात्रा की थी। मनुची इटली का यात्री था और 1653 में भारत की यात्रा की थी। उसने दारा के यहाँ तोपची के रूप में नौकरी की थी। तो यहाँ से पूछ सकता है तोपची के रूप में कौन था? तो मनुची था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही युग में से जो नहीं सही है उसको बताना है। टॉमस रोज सही है, देवराय में अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद बिन, ये मार्को पोलो नहीं होगा तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। मोहम्मद गजनी के समय अल-बरूनी, ये सारे ऑप्शन सही है सिर्फ बी को छोड़ के। मार्को पोलो जो है वेनिस निवासी इटावली यात्री था जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने चीन के शासक की नरवधु एवं कुबलाय खां के परिवार की राजकुमारी के संरक्षण के रूप में चीन से फारस लौटते समय मार्ग में 1292-93 में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। उसने पांड्य नरेश कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। तो पांड्य नरेश कुलशेखर के समय में मार्को पोलो ने यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा क्या थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? फारसी हो जाएगी। फारसी भाषा थी। तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा फारसी थी। यह तुर्की मिश्रित अरबीकृत फारसी थी। यह प्रशासन के साथ-साथ उच्च वर्गों की भी भाषा थी। तुर्क शासकों के राजत्व में परंपरागत तत्व जो है फारस से आए थे। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। सबसे पहले है महमूद गजनबी, तीसरा है मोहम्मद गौरी, अ, तीसरा हो जाएगा मोहम्मद गौरी, फिर उसके बाद चंगेज़ खां और तैमूर लास्ट में। मोहम्मद महमूद गजनवी का भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में कश्मीर के हिंदू शाही शासक जयपाल पर हुआ था, जिसमें महमूद की विजय हुई, जबकि मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो है 1175 में मुल्तान पर हुआ था। उस समय वहाँ का शासक कर्मार्थी जाति का मुसलमान था। चंगेज़ खां ने इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में भारत के सीमांत क्षेत्र सिंधु पर आक्रमण किया था, किंतु बाद में वह वापस लौट गया, जबकि तैमूर का आक्रमण पतनोन्मुख तुगलक शासनकाल में 1398 में हुआ था, अतः जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चंगेज़ खां का मूल नाम जो है तेमुचिन था। चंगेज़ खां का जन्म जो है 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। इसका मूल नाम जो है तेमुजिन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? सबसे पहले गुलाम हो जाएगा, फिर आ जाएगा खिलजी, फिर उसके बाद फोर एक, फिर आ जाएगा सैयद और फिर लास्ट में लोधी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कालानुक्रम में रखना है। तो मुबारक खां जो है और फिरोज, ये तो तुगलक वंश का है। रुकनुद्दीन जो है गुलाम वंश का है। तो इस हिसाब से देखते हैं सही ऑप्शन। तो यहाँ पर जो क्रम दिया गया है वही यहाँ पर सही है। रुकनुद्दीन हो जाएगा, मुबारक खां हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा और आलम शाह हो जाएगा। इल्तुतमिश के बाद उनके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। मुबारक खां 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 में
से लेके 1388 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। सैयद वंश का शासक अ, आलम शाह 1443 से लेके 1451 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। शाह आलम जो है सैयद वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी माता हिंदू थी? यहाँ पर बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सारों की जो है यहाँ पर नसरुद्दीन खुसरो, नसरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। इन सब की जो माताएं थी वो हिंदू थी। नसरुद्दीन खुसरो ये एक भारतीय मुसलमान था। प्रारंभ में यह भरवार अथवा गरड़िए नामक नीची जाति का गुजराती हिंदू था। बाद में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और वह 15 अप्रैल से 5 दिसंबर 1320 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। गयासुद्दीन तुगलक इनका जन्म एक निम्न कुल में हुआ था। इनके पिता बलबन और एक तुर्की गुलाम था और माता पंजाब की एक जटनी जिसे जिसने 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। फिरोज तुगलक जो है फिरोज का जन्म भी जो है 1309 में हुआ था। यह गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। उसका शासन जो है 1351 से लेकर 1388 तक रहा। सुल्तान लोदी सिकंदर लोदी ये एक सुनार माता का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर उसके बाद जलाउद्दीन की हत्या और फिर उसके बाद हो जाएगा अफगानपुर षड्यंत्र और मोहम्मद तुगलक का राजधानी परिवर्तन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो यहाँ पर व्याख्या में देखते हैं बी, वैसे तो बी ऑप्शन सही है। 3-2-4-1, 3-2-4-1। सबसे पहले जो है 3 आएगा तुगरल का विद्रोह, फिर उसके बाद देवरिया पर आक्रमण, फिर बहमनी राज्य की स्थापना और तैमूर का आक्रमण। अब व्याख्या देखते हैं। बंगाल के गवर्नर तुगरिल का विद्रोह जो है 1279 में बलबन के समय में हुआ था। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया 1296 ईस्वी में किया और बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 में हुई थी। 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ क्या है? वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला है चंदावर का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण हो जाएगा 1398 में, तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा 1565 में और घग्गर का युद्ध जो है 1529 में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या है चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में कन्नौज नरेश जयचंद्र तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। 1398 में तैमूर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया जब तुगलक साम्राज्य पतनोन्मुख था और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक शासक के रूप में सत्ता के केंद्र में था। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में दक्षिण के सुल्तान के संग तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ। घग्गरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में घग्गर नदी के तट पर बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन फिर से युद्ध से संबंधित है। तो यहाँ पर कलिंग का युद्ध जो है सबसे पहले आएगा। तो कलिंग का जो है युद्ध आएगा तो बी का 1, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी प्लासी का युद्ध जो है 1757
1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो हुआ था 1576 में। तराइन का युद्ध बचता है तो 1192 में हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ लेखक हैं और उनके राजा, तो ये मिलान करना है। सबसे पहले हो जाएगा बिल्हड़ का विक्रम कल्याणी के विक्रम द्वितीय षष्ठ। जयदेव के हो जाएंगे बंगाल का लक्ष्मण सेन। क्षेमेंद्र के हो जाएंगे कश्मीर का अमंत वर्मन। और श्रीहर्ष का हो जाएगा कन्नौज का गोविंद चंद्र। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बिल्लर कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि थे तथा उन्होंने प्रसिद्ध विक्रमा विक्रमांक देवचरित की रचना की थी। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी जयदेव थे तथा गीत गोविंद उनकी प्रसिद्ध रचना थी। बृहद कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र कश्मीर के शासक अनंत बर्मन के दरबार में थे तथा श्रीहर्ष जो है कन्नौज के गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है राणा हमीर जो हैं कौन सा सुमृत नहीं है? तो ये तो मेवाड़ के थे। राणा चुंडा मारवाड़ के थे। मलिक राजा फारूकी ये खानदेश के थे। मलिक सरवर ख्वाजा मालवा के नहीं थे, ये जौनपुर के थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था? तो आप सभी को पता होगा यादरुद्दीन बिन बख्तियार काकी। 1202 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता इख्तियारुद्दीन बिन अख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, यहाँ के भिक्षुओं की हत्या कर दी तथा बहुमूल्य पुस्तकालय धर्म ग्रंथ जो 3 भव्य भवनों रत्नसागर, रत्नोदधि तथा रत्नरंजक में स्थित था को जलाकर नष्ट कर दिया। इस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र का दुखद अंत हुआ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के शासन में हुई थी। अगला क्वेश्चन बताना है कि कौन सा सुमृत नहीं है। इब्न बतूता मोरक्को का था। मार्क पोलो इटली का था। अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं था। नुनूस पुर्तगाली था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नुनूस जो है पुर्तगाली था, ना कि तुर्की था। आगे है निकोले कोंटी अना अथानसिस निकितीन अब्दुल रज्जाक डोमिंगो। तो ये बताने हैं। निकोले कोंटी जो है इटालियन था। निकितिक रूसी था। अब्दुल रज्जाक ईरानी था और डोमिंगो जो है पुर्तगाली था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो फिर से बताना है तो ये तो इटली का था। बी का सेकंड, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बारबोसा पुर्तगाली था। अब्दुल रज्जाक जो है ईरानी था। निकितीन रूसी था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसके आयात पर मार्क पोलो भारतीय धन के एक बड़े भाग के अपव्यय पर दुख प्रकट करता है? तो आंसर घोड़े। इता इतावली यात्री मार्को पोलो ने दक्षिण भारत की यात्रा की। पांड्य राजा की आर्थिक उन्नति का विवरण प्रस्तुत किया था, किंतु वह दक्षिण भारत का ईरान से घोड़ों के आयात पर दुख प्रकट करता है क्योंकि देश के धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा घोड़ों के खरीद पर व्यय होता था। इस कथन की पुष्टि जो है समकालीन अन्य इतिहासकारों ने भी की है। अगला क्वेश्चन है उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत के विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए ही लिखा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा शिहाबुद्दीन अल उमरी। शिहाबुद्दीन अल उमरी। शिहाबुद्दीन अल उमरी ने भारत का विवरण यहाँ आए हुए ही लिखा है। अब्दुल रज्जाक जो फारस का यात्री था, विजयनगर की यात्रा की थी। इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के काल में भारत आया था। अल बरूरी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं थी? इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। ये जो है वो सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं, जैसे कि इक्ता एक राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था थी, सियासतनामा अन्य व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये सारे सही हैं, बस सी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं। भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता एक अरबी शब्द जिसका अर्थ है भूमि। इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या निजामुल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में मिलती है। इक्ता भूमि मुक्ता नामक अधिकारी के अंतर्गत होती थी। वहीं भूमि का लगान वसूल करते थे। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी अधिकारी को उसके वेतन के बदले उसे प्रदान किए गए क्षेत्र के भूमि कर को प्रदान किया जाता था। यद्यपि यह व्यवस्था आनुवंशिक नहीं थी, इस व्यवस्था के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के दूर-दराज के अधिकृत भागों को केंद्र में जोड़े रखना आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्ता का अर्थ था। तो अक्ता का अर्थ था नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिविन्यास। इसकी व्याख्या देखते हैं। शासन की व्यवस्था की दृष्टि से राज्यों को छोटे इकाइयों में बाँटा गया। इस समय प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इक्ता का प्रशासन मुक्ति या बली कहलाते थे। अक्ता का भू-राजस्व संग्रह एवं प्रशासनिक कार्य मुक्ता के नियंत्रण में था। मुक्ता को नगद वेतन के बदले इक्ता के भू-राजस्व से वेतन प्राप्त होता था। प्रशासनिक खर्च एवं वेतन निकालकर शेष राशि को भेज दिया जाता था, जिसे फ़वाज़िल कहा जाता था। तो फ़वाज़िल क्या होता था? प्रशासनिक खर्च, मतलब जिसको एकता मिली है, तो उसको अपने जो प्रशासनिक खर्च और वेतन निकाल कर जो शेष बचता था, वो उसे फ़वाज़िल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, जागीर के लिए आरक्षित भूमि होती थी। महाल-ए-पैवाकी जो है जागीरों के लिए आरक्षित भूमि हुआ करती थी। महाल-ए-पैवाकी भूमि आरक्षित भूमि होती थी। ये जमींदारों से दंड स्वरूप वापस ली गई भूमि होती थी। महाल-ए-पैवाकी भूमि ना तो जागीर भूमि होती थी और ना ही खालसा भूमि। ये भूमि जो है हस्तांतरण के लिए आरक्षित रखी जाती थी। इस भूमि को आवंटन से पूर्व जो है राजकीय कर्मचारियों की देख-रेख में रखा जाता था। खालसा भूमि वह होती थी जिससे प्राप्त आमदनी सीधे या प्रत्यक्ष रूप से शाही कोषागार में जमा की जाती थी। पैवाकी भूमि हस्तांतरण के बाद जागीर भूमि कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था जिसमें सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? खालिसा भूमि। वहाँ से डायरेक्ट जो है लगान वसूल करता था। अगला है, निम्न में से उसरी भूमि के स्वामी कौन थे? तुर्की मुसलमान। सल्तनत काल में उसी भूमि के स्वामी जो है तुर्की मुसलमान थे, जिसने कृषि उत्पादन पर उस्त्र नामक कर लिया जाता था। उस्त्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जिस भूमि पर प्राकृतिक संसाधनों से सिंचाई होती थी, वहाँ से पैदावार जो है 10% भाग, और जिस भूमि पर मनुष्यकृत मतलब मनुष्यों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, वहाँ से पैदावार 5% भाग जो है भूमि कर के रूप में लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, खिदमती क्या है? तो खिदमती एक यहाँ पर पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला जो है खिदमती हुआ करता था। अगला है, सुल्तान सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए निम्न में से किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आंसर मसाहत। मसाहत जो है भूमि को नापने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। और ये जो प्रणाली है भूमि पैमाइश की, ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक तरफ 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसका मिलान करना है। सर टॉमस रो का तो जहांगीर ही हो जाएगा, तो 4th ऑप्शन 2 जगह है। बलबन का नौरोज हो जाएगा, तो बी का दूसरा, बी यहाँ पर भी बी का दूसरा है। और देखते हैं आगे, फिरोज शाह तुगलक ने जो है नहरों का निर्माण करवाया था, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। फिरोज तुगलक ने अनेक लोक कल्याणी कार्य किए थे, जिसमें अनेक नहरों का निर्माण करवाया था। बलबन ने अपने शासनकाल में ईरानी त्योहार नौरोज को मानने की प्रथा की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवान रियासत नामक विभाग की स्थापना की थी। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में उसके दरबार में व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने की आशा से उपस्थित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मुहियान यान गुप्तचर, मुशर्रिफ जो है शाही कारखाना, बरीद सही सुमेलित है। सिर्फ मुहियान जो है गुप्तचर, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। बरीद ये नहीं होगा। शहना जासूस, ये भी नहीं होगा। बरीद जो है वो जासूस होता है। शहना जो है अनाज का होता है, तो इस हिसाब से ये सारे गलत हो जाएंगे। बाकी ये ऑप्शन हमारा सही है। मुहियान जो है गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। मुशरिफ लेखाकार था। मुशरिफ जो है यहाँ पर लेखाकार था। बरीद भी गुप्तचर था, जबकि शहना जो है बाजार का अधीक्षक कहलाता था। अगला है, विभिन्न सुल्तानों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न विभागों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग असत्य है? दीवाने मुफ्त खराज, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर कोही, मोहम्मद तुगलक, खैरात, दीवाने खैरात, मोहम्मद तुगलक, दीवाने रियासत, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दीवाने मुस्खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग के अंतर्गत की थी। दीवाने अमीर कोही की स्थापना कृषि विभाग के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए की थी, तथा दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना जो है व्यापारियों पर विशेष ध्यान के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित है वो बताना। तो सही सुमेलित जो है मुस्तशरीफ जो है शाही कारखाना हुआ करता था। बरीद जो है ये नहीं, तो आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सल्तनत कालीन प्रशासन में शाही कारखानों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक कारखाना उच्च श्रेणी के मालिक के अधीन रखा जाता था। इनको मुस्तशरीफ कहते थे। मुस्तशरीफ को अलग से उनके विभाग का हिसाब किताब रखना पड़ता था और वार्षिक परीक्षण के लिए उस इसको दीवाने विराजत में देना पड़ता था। कारखानों के ऊपर एक मुस्तरिफ होता था, जिसका कर्तव्य सारे विभागों का निरीक्षण करना और राजकीय आदेशों का पालन करना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग, दीवाने इंशा दान विभाग, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सल्तनत काल में सैन्य विभाग, तो सैन्य अर्ज से होगा आजिर मुमालिक, आजिर मुमालिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? तो पताकाओं से संबंधित था। आलम खाना पताकाओं से संबंधित था। पताका मतलब शाही जो झंडे हुआ करते थे, उससे संबंधित। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक था? तो शाही सचिवालय का व्यंजक दीवाने इंशा था।
सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक जो है दीवान-ए-इंशा था। इसका कार्य जो है शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करना था। प्रांतपति अथवा स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना एवं सरकारी बातों का लेखा-जोखा रखना था। उसके पास अनेक सचिव होते थे। उन्हें दबीर कहा जाता था। उनका मुख्य दबीर-ए-मुमालिक होता था। दीवान-ए-विज़ारत जो है ये सभी मंत्रियों में प्रमुख था। यद्यपि सैद्धांतिक रूप में वह वित्त मंत्री था, किंतु उसका प्रशासनिक नियंत्रण व्यावहारिक रूप से सार्वजनिक प्रशासन के सभी क्षेत्रों में था। आगे दीवान-ए-अर्ज यह सैन्य या प्रतिरक्षा मंत्रालय था। इसका प्रमुख आज़र-ए-मुमालिक होता था। दीवान-ए-बरीद जो है ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। आगे है शेरशाह सड़क-ए-आज़म, तो ए ऑप्शन होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अकबर जो है आईन दहसाला, मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश जो है चहलगानी अमीर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सल्तनत काल में शाही सचिवालय के प्रधान को जाना जाता था। तो आंसर बरीद ए मुमालिक। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सल्तनत काल में शाही सचिवालय के प्रधान को दबीर-ए-मुमालिक कहा जाता था तथा जिन सुल्तानों ने गुप्तचर विभाग का संगठन किया था उसका प्रधान बरीद-ए-मुमालिक होता था। विभिन्न गुप्तचर संदेशवाहक और डाक चौकियों उनके अधीन हुआ करती थी। आरिज़-ए-मुमालिक जो है सैन्य विभाग और दीवान-ए-अर्ज का प्रधान होता था। वह सैनिकों की भर्ती, उसकी रसद की व्यवस्था, उसके नियंत्रण की व्यवस्था, घोड़ों को दागने व सैनिकों का हुलिया लिखे जाने की व्यवस्था आदि करता था। वह राज्य का सेनापति नहीं था और सुल्तान समय-समय पर विभिन्न युद्धों के लिए अपनी इच्छानुसार सेनापति नियुक्त करता था। काज़ी उल कुजात जो है न्याय विभाग का प्रधान था। यद्यपि उसके न्यायालय में से बड़ा न्यायालय जो है सुल्तान था, परंतु राज्य का मुख्य काजी होने के नाते मुकदमे उसकी अदालत में आरंभ किए जाते थे और निम्न काजियों के निर्णय पर भी वह पुनर्विचार कर सकता था। अधिकांशतः काजी-ए-मुमालिक और सद्र-ए-सुदूर के पद एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। आगे देखते हैं सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता लगाइए। तो रुपया टंका था और जीतल ये तो था ही था। टंका और जीतल 2 और 4, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सल्तनत काल में इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है क्योंकि उसी ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित करवाया। अपने सिक्के पर खलीफा का नाम अंकित करवाया और विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल के नाम लिखवाने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। शशगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर होता था कितने, तो 6 जीतल के बराबर होता था। शशगनी चांदी का सिक्का होता था, 6 जीतल के बराबर होता था। लेखक अफीफ में यानी फिरोज शाह तुगलक के समय जो है अफीफ थे। सुल्तान ने अद्धा और बिख नामक तांबा और मतलब अद्धा जो है तांबा था, बिख जो है वो चांदी का निर्मित सिक्का भी चलवाया था। अब यहाँ पर जो है अ, सही ऑप्शन बताना था, तो प्रतिभूमि क्या थी? व्याख्या में देखते हैं। प्रतिभूमि जो 2 से 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती थी, वो प्रतिभूमि कहलाती थी। पोज़ल जो है लगभग प्रतिवर्ष कृषि की जाने वाली बंजर जो बहुत ही निम्न कोटि की भूमि थी। चाँचा जो है भूमि जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती थी। आगे है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन-सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो आंसर क्या हो जाएगा? दाम। दिल्ली सल्तनत में दहली वाला टंका, जीतल, दोगानी, अदली, शिफ़्फ़ा, फ़ती, बहलोली
आदि सिक्के प्रचलन में थे। दाम सल्तनत काल में प्रचलन में नहीं था। दाम का प्रचलित जो है शेर शाह सूरी ने किया। शेर शाह के समय जो है मुद्रा नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। ये किए गए, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया नाम से प्रचलित था। शुद्ध तांबे के सिक्के दाम कहलाए। चांदी के रुपयों की तौल जो है 180 ग्रेन के बराबर हुआ करती थी और दाम की तौल जो है 330 ग्रेन नियत की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो आंसर हमारा यहाँ पर सितार हो जाएगा। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत पर अमिट छाप छोड़ी, जिन्होंने हिंदू वाद्य यंत्र वीणा तथा मुस्लिम वाद्य यंत्र तंबूरा के समन्वय से आधुनिक सितार नामक वाद्य यंत्र तैयार किया। तबला के आविष्कारक भी यही माने जाते हैं। तो सितार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। आगे देखते हैं, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किया था तो ये तुर्कों ने किया था। पोलो खेलने का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की भी चौगान खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर हुई थी। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत हुआ था भारत में ही। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो शतरंज के खेल को भारत की देन मानते थे। उन्होंने अपनी रचना खजाइन उल फुतूह में शतरंज के बारे में वर्णन किया है। महाभारत काल में ध्रुव कीड़ा पासा का खेल के रूप में खेले जाने वाला यह खेल जो है प्रथम शताब्दी में भी था, जो आगे चलकर चतुरंग के रूप में विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया था? तो आंसर अब्दुल्ला खराजी था। इसके बारे में देख लेते हैं। अब्दुल्ला खराजी के शिष्यों ने दक्षिण तट के मोपलाओं को इस्लाम में धर्मांतरित किया था। दक्षिण तट के मोपला केरल के मालाबार जिले में काश्तकार थे। 19वीं सदी में मोपला किसानों ने जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया था। विद्रोह के प्रथम चरण में विद्रोहियों ने बदनाम जमींदारों और विदेशी हुकूमत के प्रतिष्ठानों जैसे कचहरी, थाना, खजाना, अन्य सरकारी कार्यालयों व विदेशी बागान मालिकों को अपना निशाना बनाया गया। उदार जमींदारों और गरीब हिंदुओं को शायद ही परेशान किया गया हो। विद्रोही गांव-गांव घूमने और जमींदारों के घरों को आग लगाते और लूटपाट करते थे। कुछ विद्रोही नेता जैसे मोहम्मद हाजी इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि हिंदुओं को न सताया जाए। यदि कोई विद्रोही नेता हिंदुओं पर हाथ उठाता तो उसे सजा दी जाती। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर राणा कुंभा ने। इसने संगीत पर पुस्तक भी लिखी थी राणा कुंभा ने और गीत गोविंद पर टीका भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालक्रम व्यवस्थित करें और यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले पद्मिनी हो जाएंगी, थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद जो है दुर्गावती होंगी, दुर्गावती के बाद अहिल्याबाई और सबसे लास्ट में जो है नहीं नहीं, यहाँ पे सबसे पहले जो है पद्मिनी हो गई, फिर उसके बाद जो है दुर्गावती हो गई, फिर ताराबाई और अहिल्याबाई सबसे बाद में होंगी, अंग्रेजों के टाइम थी। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।